हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट 3 वीडियोस में हम ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में करेंगे रॉल्स लॉ एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो ये आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या बोलता है कि व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट सम सॉलिड डिसॉल्व्स टू इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपने अगर सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में और उसकी कंसनट्रेशन बढ़ गई। क्रिस्टलाइजेशन होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आप ऐड करते हो, कोलाइडल स्टेट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो आपने बोला व्हेन सम सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड विद सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना और उसको आपने जैसे ठंडा करा तो जितना उसके अंदर कैपेसिटी थी उतना तो उसमें रहा और बाकी सब सेपरेट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। फिर डायनेमिक इक्वेशन क्या होता है, जब आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट गोइंग इनटू सॉल्यूशन इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट। ठीक है, तो मीन्स डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन में जब एक इक्विलिब्रियम सेट होता है तो दैट इज़ नोन एज डायनेमिक इक्वेशन। अब इसके अंदर नेक्स्ट टर्म आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब जब आपका सॉलिड पार्टिकल्स एक मैक्सिमम अमाउंट में आप ऐड कर देते हो इन द सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अनसैचुरेटेड मतलब जब आप और सॉल्यूट ऐड करने की मतलब सॉल्यूशन के जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो एंड उसमें और कैपेसिटी होती है सॉल्यूट ऐड करने की, तो हम बोलते हैं कि दिस इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसके अंदर और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं आप सॉल्वेंट में। सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है जब आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है, इफ़ यू विल कूल इट डाउन देन उसमें क्रिस्टल सेपरेट हो जाते हैं। तो ये आपके 3 टर्म्स यहाँ पे बहुत यूज़ होते हैं। अच्छा, अब आता है हमारा रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ हम क्या समझते हैं कि रॉल्स लॉ 2 तरीके से हम समझेंगे, एक तो नॉन वॉलेटाइल और एक कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, एक वॉलेटाइल, मतलब सॉल्वेंट इज़ वॉलेटाइल वाइल आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है। सेम इसी तरह हम फिर दूसरा एक करेंगे जिसके अंदर दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट्स लेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम देख लेते हैं कि जब एक कंपोनेंट वॉलेटाइल होता है तो आपका क्या रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पे देखो कि अगर आपका एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है तो जो प्रेशर होता है सॉल्यूशन का दैट टोटली डिपेंड अपॉन द वन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने वॉलेटाइल कंपोनेंट जो है उसको ए लिया है, ए इज़ सॉल्वेंट एंड बी इज़ सॉल्यूट। तो मैं फर्स्ट वीडियो से कहती आ रही हूँ कि यहाँ पे आई एम कंसिडरिंग बी एज अ सॉल्यूट एंड ए एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब आप इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रिलेशन बताया था कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या की वॉलेटाइल कंपोनेंट जो कि हेनरी लॉ में भी करा था और फिर वहाँ पे हेनरी कांस्टेंट लगाया था। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वो भी यही बोलता है कि मोल फ्रैक्शन किस पे, मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, जो भी आप गैस अगर रख रहे हो, क्योंकि हेनरी लॉ आपका गैसेस के लिए होता है, तो वहाँ पे जो भी गैस सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है प्रेशर, क्योंकि जितना आप प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा सॉल्यूट या गैस किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है। ठीक है, और फिर वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर दैट प्रेशर इज़ इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू के एच। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये लिक्विड एंड सॉलिड कंपोनेंट्स के लिए, इसमें गैस के लिए नहीं होता है। तो रॉल्स और गैस हेनरी में यही डिफरेंस है कि दैट इज़ फॉर गैस, हेनरी लॉ किसके लिए होता है, गैसियस कंपोनेंट्स के लिए, गैस एज अ सॉल्यूट। और ये होता है आपका जो सॉल्वेंट या सॉल्यूट है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होंगे। तो यहाँ पे भी प्रेशर होता है, बट प्रेशर इज़ होलली डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन, क्योंकि जब आप सॉल्वेंट को ही वॉलेटाइल कह रहे हो तो सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, और नॉन वॉलेटाइल है तो वो तो वेपराइज होगा नहीं, तो उसका प्रेशर कैसे हो सकता है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन का, टोटली ऑन सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन। और इसीलिए हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो मतलब जो लेते हैं ना कि मतलब जब प्रोपोर्शनली साइन हटाओगे तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आएगा। ठीक है, जो भी आप सॉल्वेंट लेते हो उसका। तो बेसिकली ये आपका प्रेशर किसका है जो आपने बोला, तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर आ रहा है ये सॉल्वेंट का आ रहा है एंड दिस इज़ सॉरी नॉट पार्शियल प्रेशर, इट इज़ प्योर कंपोनेंट प्रेशर, क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो प्योर कंपोनेंट है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट गिव्स प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यही एक डिफरेंस है हेनरी लॉ में और आपके रॉल्स लॉ में। और अगर कोई पूछता है कि दिस इज रॉल्स लॉ क्या है, हेनरी का एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये ऐसे आ जाता है कि दिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ दिस। ठीक, तो उसका रीज़न क्या हो गया, बिकॉज जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको सिर्फ के एच और जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है इनमें डिफरेंस लगता है,
बाकी मोल फ्रैक्शन सेम है एंड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वी सी दैट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, दस रॉल्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो ये मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखवा भी रखा है कि आपका जो रॉल्स लॉ है वो स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। ठीक है, अब इसमें सिमिलैरिटी भी अगर पूछते हैं तो वो भी आप दे सकते हो, क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए अप्लाई होता है और दोनों के स्टेट जो होते हैं, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, अगर जो भी कंपोनेंट वॉलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट में क्योंकि सॉल्यूट ले रहे हैं और सॉल्यूट इज़ नॉन वॉलेटाइल, तो मैं हर जगह वही आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, अब आता है आपका इसका सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, जिसमें आपने बी को क्या लिया था, बी इज़ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्यूट है। ठीक है, और ए क्या है, वॉलेटाइल है। तो उसके लिए तो आपने ये कंडीशन दे दिया कि उसमें जो प्रेशर है सॉल्यूशन दैट टोटली डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सेकंड रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम दोनों ही ए एंड बी दोनों ही, ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, दोनों ही आपके वॉलेटाइल हैं, तो अगर दोनों वॉलेटाइल होते हैं देन आपका जो टोटल प्रेशर होता है, ठीक है, सॉल्यूशन का प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अभी लिख सकते हो आप इसको, तो दैट इज़ इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी कंपोनेंट, दीज आर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर आप इसको लोगे तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, प्योर स्टेट में व्हेन देयर इज़ नो अदर कंपोनेंट। और इसी तरह यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें आप और क्या कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा ये जो एक्सप्रेशन है ये एक ही मोल फ्रैक्शन में आए, या तो सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, तो आप इसमें इसको चेंज कर सकते हो या इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे एक्स ए को चेंज कर दूँ, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैं 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दोनों का सम 1 होता है, तो जो शाय ए जो आपका मोल फ्रैक्शन है ए का वो 1 माइनस एक्स नहीं है, बेसिकली इसको शाय बोला जाता है। ठीक है, ए नॉट, और ये ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी बी नॉट। अब इसको आप ओपन कर लो ब्रैकेट्स को, देन यू विल गेट पी ए नॉट माइनस शाय बी इंटू पी ए नॉट, फिर शाय बी इंटू पी बी नॉट। अब इसमें आप चाहो तो इसको शो कर दो कॉमन लेकर, ये तो पी ए नॉट एज इट इज़ छोड़ देना। ठीक है, और इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पी बी नॉट कॉमन ले लो और इसमें आ जाएगा, सॉरी ये कॉमन ले लो एक्स बी, शाय बी कॉमन ले लो, तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह इसको इस तरह से इसको भी ओपन कर सकते हो, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हो, तो इस एक्सप्रेशन में फिर ये इस तरह से दिखेगा। ठीक, अब आपको अगर ग्राफ मेंशन करना है तो ग्राफ के लिए अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेते हो और प्रेशर की टर्म्स में लेते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन के साथ साथ भी बढ़ेगा, मतलब अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब इसमें आता है कि अगर ये तो किसके लिए था, सिंगल आपने एक ही कंपोनेंट से कंपेयर करा है। अगर ये बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, अगर बोलते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट, दो वॉलेटाइल कंपोनेंट है तब क्या बनाओगे, ये सिंगल के लिए हो गया। जब सॉल्वेंट, ये क्या है, दिस इज़ फॉर दिस फर्स्ट केस जिसमें आपने कहा कि प्रेशर जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये ग्राफ किसके लिए है, जब आपके दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हैं, तो ये रॉल्स लॉ का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो ये कैसे बन रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारा जो मोल फ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डाला और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो सॉल्यूट था 0 कर दिया। वहीं पे दूसरे कंपोनेंट में यहाँ पे हमने इसको 0 करा और बी के कंपोनेंट को मोल फ्रैक्शन को 1 ले लिया। तो दिस लाइन शोज़ मोल फ्रैक्शन, दिस लाइन शोज़ जो वाई एक्सिस है वो हमारी वेपर प्रेशर शो कर रही है। तो आप देखोगे कि जहाँ पे भी आपका प्रेशर ले रहे हो पी बी का, जैसे पार्शियल प्रेशर है बी कंपोनेंट का, तो बी कंपोनेंट के जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब मैं अगर अलग से ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा कि हमने कहा कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो 0 है और यहाँ पे इसके मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पे वेपर प्रेशर दे रहे हैं हम। तो जब आप बी के लिए बनाओगे तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग में बनेगा। ठीक है, फिर जैसे ही ये 1 हो जाएगा वहाँ जाकर ये अपना यहाँ पे एक जो नेट प्रेशर है जो कंपोनेंट का, डैट इज़ जो पी बी नॉट है वो शो होगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी बी, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर शो कर रहा है एंड दिस इज़ द प्योर कंपोनेंट प्रेशर, दैट इज़ जो टोटल प्रेशर भी शो कर सकता है विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये तो आपका इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब आपने कहा कि पूरे के पूरे मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, बी का हो गया, तब तो वो पी बी नॉट ही शो करेगा ना। सेम ऐसी आप ए के लिए बनाओ, आप ये ले लो कि यहाँ पे आपका
जो ए के कंपोनेंट है वो 0 था और जो यहाँ पे पहुँचा तो ये 1 है। तो अब यहाँ से जब आप इंक्रीज़ करोगे तो ये ग्राफ समवॉट ऐसे देगा, ठीक है, स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे अब ए 0 है तो पी ए लिखेंगे और यहाँ पे पहुँच गया तो पी ए नॉट हो गया, ठीक है। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये हमें देगा टोटल प्रेशर किसका, जो कि आपका पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा, मतलब जो आपका टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा स्लांट बनाते हैं, उसमें थोड़ा स्ट्रेट ज़्यादा लग रहा है, इसमें इस तरह से बना कर आना तो ये प्रॉपर शो करेगा, ठीक है। कभी भी ये दोनों एक्चुअली में हम इक्वल नहीं लेते हैं, हम थोड़ा सा इसमें स्लोप दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से रीड कर लो पॉज करके और उसको समझ लो। फिर आता है आपका इसके अंदर नेक्स्ट आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि इसके ऊपर डिफरेंस है कि कैसे कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपने बोला कि मिक्सिंग, तो अब हम आराम से समझ सकते हैं कि व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन हमें अब समझ में आ गया कि जिनका जो रॉल्स लॉ है वो पूरे एंटायर रेंज पे फॉलो होना चाहिए, ठीक है, ओबे करना चाहिए आइडियल सॉल्यूशंस को। और आपका एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0, ठीक है। मींस नो इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और जो इंट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, कौन से पार्टिकल्स, जो कि सॉलिड और सॉल्वेंट के हैं, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वही ए और बी में भी इंट्रैक्शन होगा। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा, मतलब जितने फोर्स से ए को खींच रहा है और बी को खींच रहा है, उतने ही फोर्स से ए बी में भी इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। मैंने नीचे और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसको आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है, जो ओबे नहीं करते हैं उनको बोलते हैं हम। अब इसके अंदर आप देखोगे कि इसमें मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0, वी मिक्सिंग भी नहीं है। और इसके अंदर जो रॉल्स लॉ की ये कंपोनेंट वाला पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू दिस होता है, ये भी नहीं फॉलो कर रखी, बिकॉज रॉल्स लॉ तो यही बोलता है ना कि प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू जो पी बी नॉट होता है उसके इक्वल होता है, तो वो भी नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है अपने कंपोनेंट के इंट्रैक्शन से। तो इसमें दो तरह से डेविएशन दिखाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मैंने डिफरेंस की तरह लिखवाया है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि रॉल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन का क्या होता है, ग्रेटर होता है साइन, ये दोनों, और इसमें लेसर का साइन लगता है, मतलब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो लेसर है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ग्रेटर है। तो ये आपका रॉल्स लॉ से तो डेविएशन दिखा ही रहा है, वो हमें दिख रहा है, बस यहाँ पे लेसर वेपर प्रेशर होता है, यहाँ पे ग्रेटर वेपर प्रेशर होता है। यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, देन ए और बी बी इंट्रैक्शन से, मतलब आपस में कम बनती है। और जैसे होता है ना ए और बी है, तो अपने पार्टिकल्स में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है कंपैरेटिवली दूसरे पार्टिकल्स में, और इसमें उल्टा होता है। इसके अंदर ए और बी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन दिखाते हैं अपने में इन द सेम कंपोनेंट, और ए बी में कम होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़्यादा हो गया और डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे कम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो गया, ये एंडोथर्मिक होता है क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग एंडोथर्मिक है, ठीक है। फिर इसमें एक टर्म आती है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। इनके ग्राफ अगर आप देखोगे तो वो जो हमने स्ट्रेट पीछे बनाया था ना ग्राफ, उसमें क्योंकि ये ग्रेटर होता है इंट्रैक्शन, तो ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर्व दिखाना है, ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी कर्व दिखाना है। बस ये डॉटेड बनाओ और डॉटेड से ऊपर एक छोटा सा ये कर्व बना दो, ऐसे यहाँ पे ये कर्व बना दो और इस पर भी सेम ऐसी कर्व बना दो। तो ये हमें दिखा रहा है कि पी बी इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू शाय ए। सेम ऐसे यहाँ पे है, जब नॉन आइडियल के बनाओगे तो नीचे की तरफ कर्व बनाना है ये, ठीक है। तो इट्स क्वाइट ईजी, बस आपको एक बार अच्छे से ड्रॉ करके देख लेना। अच्छा, फिर इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप देखोगे कि H2O एल्कोहल के साथ क्या देता है, एक एग्जाम्पल होता है पॉजिटिव डेविएशन का। H2O ईथर के साथ भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। H2O विद क्लोरोफॉर्म भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो ये मैंने कॉम्बिनेशंस लिखवा रखे हैं, तो इसको आप याद कर लेना, बिकॉज MCQ में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी कॉम्बिनेशन देगा कि ये कौन सा सॉल्यूशन ये पॉजिटिव दिखा रहा है या नेगेटिव दिखा रहा है। जैसे एल्कोहल विद ईथर या एल्कोहल विद क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल विद एसीटोन। सेम इस तरह इथेनॉल विद साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल विद एन हेप्टेन, इथेनॉल विद एन हेक्सेन। सेम ऐसी मिथेनॉल विद बेंजीन, मिथेनॉल विद CCl4। इस तरह से ये क्या दिखा रहे हैं सारे पॉजिटिव डेविएशन। सेम इसी तरह यहाँ पे एनिलिन विद फिनॉल एसीटोन, एसीटोन विद वाटर, एसिटिक एसिड विद पायरिडिन या एसिटिक एसिड विद मिथेनॉल, ठीक है। ये सब आपके क्या दिखा रहे हैं, कॉम्बिनेशन जो मैंने शो कर रखे हैं नेगेटिव डेविएशन। अब देखो इस पर ना क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन करो
क्या कि अ मिक्सचर ऑफ CH Cl3 एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो आपको एसीटोन और CH Cl3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, ठीक है। एसीटोन का होता है CH3 और कीटोन होता है ना टोन, ONE ग्रुप लग रहा है तो डबल बॉन्ड O आ गया, इधर CH3 इधर CH3, और यहाँ पे मिथाइल है CH Cl3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, एंड यू नो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अब देखो ये A मान लो, इसको B मान लो, तो AB इंट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहीं पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में जो इंट्रैक्शन करते हैं, तो अब सोचो CH Cl3 के 2 कंपोनेंट्स ले लो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो वो वीकर होंगे बॉन्ड। ऐसे ही अगर सिर्फ इसके ले लेंगे 2 तो वो भी वीकर होंगे। तो AA इंट्रैक्शन लेसर होता है BB से। तो इस लैंग्वेज को आप याद कर सकते हो, जो मैंने लिखा है पॉज करके आप लिख लेना, ठीक। इसी तरह इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का पूछते हैं कि शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो इसके अंदर आपको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, तो मतलब यहाँ पे AB इंट्रैक्शन कम है। और क्यों कम है, क्योंकि इथेनॉल होता है C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन होता है जिसमें मतलब आप इसको ये लोगे ना, साइक्लोहेक्सेन इज़ दिस, और इथेनॉल क्या है C2H5। चलो मैं OH और C2H5 लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे कहाँ इंट्रैक्शन होगा, है ना, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन तो ये साइक्लो कंपाउंड होने की वजह से इनमें इंट्रैक्शन इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। और वहीं पे अगर मैं एक और C2H5 ले लूँ और यहाँ पे OH लिख लें, ठीक है, OH होता है बेसिकली, ठीक है, OH लिख लें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इससे इंट्रैक्शन कर सकता है, ये इससे इंट्रैक्शन कर सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हैं कंपैरेटिवली A और B कंपोनेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से, ठीक है। अच्छा, कुछ मैंने आइडियल सॉल्यूशन के यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखे हैं। ये काफ़ी सिंपल हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड, एनहेक्सेन, एनहेप्रिन। तो ये आप इसमें से नोट कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें MCQ क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। अब लास्ट एजेट्रॉप्स। जो एजेट्रॉप्स हैं वो क्या होते हैं, एजेट्रॉप्स होते हैं आपके मिक्सचर्स हैं, ये भी लिक्विड के मिक्सचर्स हैं, और एजेट्रॉप्स बनाते हैं बाइनरी मिक्सचर्स। इनको हम ये कह सकते हैं कि हमने एक कंपोजिशन बनाया, और वो कंपोजिशन, क्योंकि देखो बहुत वाइड जाकर इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही आता है बोर्ड में, तो जितना मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप 2 सॉल्यूशन को, 2 सॉलिड और सॉल्वेंट ले लो, 2 कंपाउंड्स ले लो, या 2 लिक्विड्स ले लिए, उनको आपने मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद आपने एक कंपोजिशन अटेंड कर ली जिसको कि आप हीट करते हो, तो हीट करने के बाद वो सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं एजेट्रॉप्स। ऐसा नहीं है कि सेपरेट नहीं हो सकते, बट एक कंपोजिशन अटेंड करने के बाद नहीं होता है, ऐसे कुछ मिक्सचर्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि वो एजेट्रॉप्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़ो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी नहीं सेपरेट कर सकते, वो इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं, उनका जो कंपोजिशन है वो इस तरह से सेट हो जाता है। तो दीज आर बाइनरी मिक्सचर हैव्स कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स होते हैं, दीज आर ऑब्टेन इन केस ऑफ सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, जो हमने इसमें भी लिखवाया है। तो जितने भी एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स के भी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 95% बाय वॉल्यूम, अगर आप C2H5OH ऐड करते हो वाटर के अंदर, ठीक है, मतलब 95% उसमें अल्कोहल होना चाहिए और आपका 5% वाटर, तो वो आपका क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाएगा। सेम ऐसे इथाइल अल्कोहल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्प्रिट, ठीक है, बिकॉज एजेट्रॉप कंपोजिशन अचीव्ड। तो यहाँ पे यही बोला है कि ये जो बना है ये आपका रेक्टिफाइड स्प्रिट बन गया है, जो कि आप मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप अटेंड कर चुके हो, तो ये सेपरेट नहीं कर पाओगे इसको बॉयल करने के बाद भी। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप होते हैं, दीज आर ऑब्टेन इन केस ऑफ सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एग्जाम्पल HCl और H2O, अगर इतने इतने केल्विन टेम्परेचर पे आप इनको मिक्स कर देते हो तो आपको ये नेगेटिव डेविएशन या मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप मिल जाता है। तो 68% HNO3 और 32% वाटर को जब आप मिक्स करते हो तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट इतना अटेंड कर लेंगे, और इसके बाद इसके अंदर से सेपरेशन मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप बस याद कर लो अच्छे से, तो आपका ये इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर एजेट्रॉप्स, मिनिमम एंड बॉइलिंग, और एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि जो मिनिमम के एग्जांपल हैं वो पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले, और जो मैक्सिमम के एग्जांपल है वो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम ही आगे वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे।
तो टिल देन फॉर्मूलाज शीट बना लो, अपनी फॉर्मूलेस अरेंज कर लो कि क्या क्या हमने फॉर्मूलेस अभी तक पढ़े हैं, और कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स अगर आपको आते हैं तो ट्राई करते रहो, ठीक है। एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे ही और उसको समझेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डूइंग न्यूमेरिकल। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।